हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम मार्केटिंग एंड सेल्स है। और हम लोग आज भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक आंसर कैसा होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने जो आ रहा है, वो कहता है व्हाट इज़ मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग होती क्या है, किसको कहा जाता है मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर वांट्स। सबसे पहला स्टेप क्या कहा उसने कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस है सर? डिस्कवर करना। सबसे पहली चीज़ के वांट है क्या, उसको डिस्कवर करना। क्या चाहते हैं लोग, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, उसको डिस्कवर करना। एंड देन ट्रांसलेटिंग इट, यानी उसको ट्रांसलेट करना, यानी उसको कन्वर्ट करना उसी चीज़ के अंदर। किसमें? इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी जो वांट्स डिस्कवर करी हैं उसको ट्रांसलेट करना है हमें। किसके अंदर ट्रांसलेट करना है सर? प्रोडक्ट और सर्विसेज में। ठीक है, जो भी उनकी वांट थी, या तो वो कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में, या तो वो कन्वर्ट होगी सर्विस में। ठीक है, तो दोनों में से जिसमें भी वो कन्वर्ट हो सकती है उसमें कन्वर्ट करना। एंड देन उसके बाद क्या करना? एंड देन इन टर्न मेकिंग इट पॉसिबल। क्या पॉसिबल करेंगे हम लोग सर? पॉसिबल फॉर मोर एंड मोर पीपल, यानी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचने की कोशिश करना। टू एंजॉय मोर एंड मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेसिकली कह रहा है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कवर करेंगे उनकी वांट क्या है, लोगों की वांट क्या है। जब वो पता चल जाएगा उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट किस में करेंगे? कन्वर्ट करेंगे गुड्स या सर्विस में। जब वो हो जाएगा उसके बाद हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो गुड्स और सर्विसेज पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम उस चीज़ को प्रोवाइड कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, ये था पूरा मार्केटिंग टॉपिक। अब आता है अगला क्वेश्चन, ब्रीफली डिफाइन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। पुराने टाइम पे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था सर? ये जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको डिफ़ाइन करी थी, ये पूरी मॉडर्न मेथड पे बेस्ड है, यानी आज के टाइम जो फॉलो करी जाती है मार्केटिंग की डेफिनेशन वो यही है। हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या हुआ करता था अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, पुराने टाइम के ऊपर जो बेस थी मार्केटिंग क्या थी? मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर बाय द अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर। यानी गुड्स को प्रोवाइड करना, सेल करना, बेसिकली उसको कहा जाता था उस टाइम पे मार्केटिंग। ठीक है, आज के टाइम पे ये नहीं है। आज के टाइम पे क्या है, हमें ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन वांट क्या है, तब हम उस तरीके का गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी हम उनकी वांट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी आज के टाइम की मार्केटिंग कहती है हम प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाई करके। ठीक है, पहले की जो डेफिनेशन थी वो ये नहीं कहती थी हमें बेचना है, कुछ भी बेचें, हमें प्रॉफिट कमाना है, कुछ भी बेच के हम कमाएंगे। ठीक है, आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं चलती, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट होता क्या है, डिफाइंड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल attributes offered by the seller to the customer। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? ये तो सेट है किस चीज़ का? टैंजिबल और इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफर्ड बाय द सेलर टू द कस्टमर। अगला क्वेश्चन, डिफाइन सर्विस। सर्विस क्या होती है सर? सर्विसेज रिफर्स टू दोज इनटैंजिबल benefit utilities satisfaction which are offered for sale। क्या है? बेनिफिट्स है या तो, ठीक है, या तो बेनिफिट मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है,
यूटिलिटी सर क्या होती है? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी एक कमोडिटी में ऐसी पावर है जो किसी की वांट को सेटिस्फाई कर पाए, तो उसी को यूटिलिटी कहा जाता है, उसी पावर को यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। एंड सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विस के एग्जाम्पल हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। कह रहा है डिफाइन प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग इज द प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक। यानी किसी प्रोडक्ट और सर्विस को हमें ट्रांसलेट करना है तो इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसी को कहा जाता है कि वो क्या है? प्राइस, ठीक है। वो क्या है? प्राइस। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेस प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सेल। बेस प्राइस क्या होगा एक प्रोडक्ट का? वो डिसाइड होगा। उसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी सेल की, वो डिसाइड होंगी। उसी को पूरा प्राइसिंग कहा जाता है, उसी पूरे प्रोसेस को प्राइसिंग कहा जाता है बेसिकली। अब प्राइस क्या होता है? ये तो सर प्राइसिंग था, तो प्राइसिंग होता क्या है? ठीक है, कि बेस प्राइस डिसाइड करना प्लस सेल की टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना, ठीक है, वो प्राइसिंग था। पूरा प्रोसेस प्राइसिंग कहा जाता है। प्राइस क्या होता है? प्राइस में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी which is required to acquire a specific assortment of product and its accompanying services। यानी किसी चीज़ को एक्सचेंज करेंगे हम, तो उसके बदले में जो एक्सचेंज वैल्यू हमें देनी पड़ जाएगी, उसी को क्या कहा जाता है? प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? प्राइस कहा जाता है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स के एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहला कहते हैं क्रिएशन ऑफ डिमांड। द फर्स्ट पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट डिमांड, ठीक है, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग फाइंड आउट द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। सर सबसे पहला पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ डिमांड। हम डिमांड को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? उनकी कोई ऐसी वांट जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पाई है, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा सर? मार्केट में फिर डिमांड क्रिएट होना अल्टीमेटली शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मॉडर्न मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। कौन सी है? कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी वो कस्टमर को देखती है कि उसकी वांट सेटिस्फाई करना है पहले, ठीक है, उसके बाद हम प्रॉफिट कमाएंगे। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बिगिन एंड एंड विद कस्टमर, यानी कस्टमर से ही शुरू होती है कि उसकी वांट क्या है, कस्टमर पे ही ख़त्म होती है कि उसकी वांट सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। द फोकस इज ऑन सेलिंग सेटिस्फैक्शन रादर देन ओनली सेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि हमारा जो फोकस होगा वो सेलिंग पे तो होगा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ, ना कि सिर्फ सेलिंग पे होगा कि हमें सिर्फ बेचना है और बेचना है। ना, हम बेचेंगे लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई भी करेंगे। फिर कहता है अगला पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। मार्केटिंग सीक्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है, ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, एंड ग्रोथ बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर वांट। देखिए कस्टमर की वांट सेटिस्फाई होगी तो कस्टमर अल्टीमेटली आपका हो गया, ठीक है। अगर आपने कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई किया, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो फिर वो कस्टमर आपका है। फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ तो होनी ही होनी है, क्योंकि कस्टमर बेस आपका बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से, अगर आप कस्टमर को सच में पूरी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड बिजनेस विल फेल टू अर्न एंड सर्वाइव, ठीक है।
जब तक कि कस्टमर की आप वांट सेटिस्फाई कर पा रहे थे तब तक कि कस्टमर आपका था। अगर जिस दिन से आपने ये काम किया कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना बंद कर दिया, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो कस्टमर भाई चला जाएगा वहाँ से ना। फिर क्या होगा सर, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, सेल्स कम होंगी तो धीरे धीरे फिर आप क्या होंगे, गिरना शुरू होंगे, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपना शट डाउन करना पड़ जाएगा पूरा बिजनेस। देयरफॉर मॉडर्न मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड विद कस्टमर। ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड क्या था, सिर्फ सेलिंग पे बेस्ड था, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो किस पे बेस्ड है, बिगिन एंड एंड विद कस्टमर। ठीक है, इसके बाद कहता है गुडविल। हमें गुडविल भी क्रिएट करनी है। गुडविल क्या है सर, रेप्यूटेशन। Marketing aims at building reputation of the enterprise over a time. The enterprise attempts to earn a name for itself. नाम कमाना है उसको मार्केट में कि वो ब्रांड बन जाए एक पूरी। ठीक है, एंड बिल्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट बाय सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। एट रीजनेबल प्राइसेस कह रहा है कि हमें अपना नाम करना है कि हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में रीज़नेबल प्राइस लेते हैं। मार्केट में हाई फाई जो प्राइस चार्ज हो रहे हैं वो नहीं लिया करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक हमारी ब्रांड बिल्ड हो जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बहुत ज़्यादा वैरायटी में गुड्स और सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल होंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उससे स्टैंडर्ड आपका अल्टीमेटली राइज होना है। ठीक है, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी जो आएगी उससे क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस पूछ रहा है, 5 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले कहता है मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर वांट। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सेटिस्फाई करो कस्टमर की वांट को। सेलिंग मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी, पैसे के लिए गुड्स को बेचो, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है। ठीक है, सेलिंग क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनके हिसाब से। यहाँ पे क्या है, कस्टमर जितना सेटिस्फाई होगा उतना ज़्यादा ये सेल्स अपनी करके जाएंगे। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ वाइड। मार्केटिंग का स्कोप वाइड होता है। ठीक है, जबकि द स्कोप ऑफ सेलिंग इज़ नैरो, उनका स्कोप छोटा होता है। मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और बड़ा लंबा चलता है। सेलिंग में क्या है, सेल करके हम चले गए, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मार्केटिंग वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है, कंटिन्यू रहती है आफ्टर सेल। मैंने अभी आपसे बात कही थी कि मार्केटिंग क्या है, ख़त्म नहीं होती है। सेलिंग क्या है, सेल्स के साथ ख़त्म हो जाती है, मार्केटिंग ख़त्म नहीं होती है। वही कह रहा है कि मार्केटिंग शुरू तो होती है प्रोडक्शन से पहले, लेकिन मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है सेल के बाद भी। सेलिंग क्या है, स्टार्ट होती है आफ्टर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन हो गया उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होएगी। एंड विद सेल, यानी सेलिंग कहाँ स्टार्ट होएगी, प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होएगी और सेल्स ख़त्म हो जाएगी जैसी वैसी उनकी जो है सेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। मार्केटिंग, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज़ कन्वर्टिंग कंज्यूमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी जो भी कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको, यानी जो वांट है उनको हम कन्वर्ट कर देंगे गुड्स और सर्विसेज में। प्रोसेस ऑफ सेलिंग इज़ कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स इन सर्विसेज इनटू कैश, यानी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट आर टैंजिबल, यानी इट कैन बी सीन और टच्ड, यानी हम उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वी कैन फील दैट। जबकि सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी सीन और इट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, ना उसको हम छू सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं।
प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होते हैं सर, ज़मानों तक के चलते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन सर्विसेज आर पेरिशेबल, सर्विसेज पेरिशेबल इन नेचर की होती हैंगी। फिर कहता है द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड, प्रोडक्ट की ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेन लिया हुआ था, मैंने पेन आपको बेच दिया, तो उसकी जो ओनरशिप थी मैंने वो आपको बेच दी। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, मैं अपनी सर्विस अगर दे रहा हूँ तो उसकी ओनरशिप मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, ये ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। सर्विसेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, एक बार सर्विस प्रोवाइड कर दी उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसको हम मेजर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर ख़राब हो रही है क्वालिटी तो उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सर्विस, द क्वालिटी ऑफ सर्विस आर डिफ़िकल्ट टू मेजर एंड कंट्रोल, यहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है थोड़ा सा सर्विसेज में कि उनकी ना क्वालिटी को हम मेजर कर सकते हैं ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, क्या होते हैं, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। सबसे पहला कहता है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, एन एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट सेल्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी हमने जितना भी पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उस पर एक एडिक्वेट रिटर्न आना ज़रूरी होता है, ठीक है, कि रिटर्न हमारे पास आ रहे हैं। द आइडिया इज़ टू secure a sufficient return on capital employed after covering cost of production and distribution, यानी जितना भी हमने पैसा लगाया उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों की कॉस्ट को मिला के प्लस हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको मिला के हम कवर कर पाएँ, ये होता है प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव। द प्राइसेस आर सेट दैट द टोटल सेल्स रेवेन्यू एक्सीड द टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट से ज़्यादा हमारी क्या होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, तभी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आफ्टर कवरिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, ठीक है, अगर हमारा सेल्स कॉस्ट से कम हो रहा है तो फिर हम तो लॉस में है ना सर। हमने लगाया 10 रुपया सर, हम कमा रहे हैं 8 रुपया, तो 2 रुपये का तो हम लॉस कमा रहे हैं, हमने तो अपनी जेब से 2 रुपया और दिया है यानी, लेकिन वहीं हम 10 रुपये लगा के 15 रुपये कमा रहे हैं, यानी हमने 5 रुपये का प्रॉफिट भी कमाया, साथ में हमने अपनी कॉस्ट जो लगाई थी वो भी कवर कर ली, ठीक है। ये पहला टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग का, कि प्राइस लगाते हुए यानी प्राइसिंग करते हुए हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठाई है वो प्लस डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट उठाई है वो, उसके अलावा प्रॉफिट को लेके हम कवर कर पाएँ। फिर कहता है प्राइस स्टेबिलिटी, अगला ऑब्जेक्टिव। इन दिस ऑब्जेक्टिव अ फर्म सीक्स टू कट और एलिमिनेट अ साइक्लिकल प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड अवॉइड प्राइस वॉर। प्राइस वॉर हर फर्म इग्नोर करती है कि हम उस प्राइस वॉर में ना कूदें, ठीक है। तो प्राइस फ्लक्चुएट ना होने पाए इन अपकमिंग फ्यूचर, इस चीज़ को देख के चलना पड़ता है कि प्राइस हमारे क्या रहें, स्टेबल रहें, एक ही जैसे रहें, चेंज ना होने पाए। द एम इज़ टू लिव एंड लेट लिव, क्या मकसद है, तुम भी जियो और कॉम्पिटिटर से ये कह रहा है तुम भी जियो मुझे भी जीने दो भाई, ठीक है, हम प्राइस वॉर में नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। द गोल इज़ यूज्ड इन एन इंडस्ट्री हैविंग फ्यू फर्म्स, यानी ओलिगोपोली मार्केट टाइप होती है, यहाँ बहुत कम सेलर्स होते हैं लेकिन बड़े लेवल पे काम करते हैं ये सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे गोल क्या है कि ये जो गोल है प्राइस स्टेबिलिटी का, ये किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत कम सेलर्स होते हैं लेकिन उनकी जो पकड़ होती है मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। ऑल दी फर्म्स ट्राई टू अवॉइड प्राइस वॉर, हर एक फर्म प्राइस वॉर को अवॉइड ही करती है, क्योंकि सर प्राइस बढ़ाना अक्लमंदी नहीं होती, प्राइस घटाना अक्लमंदी होती है सर, क्योंकि कस्टमर कब अट्रैक्ट होगा, जब उसको सस्ते में पड़ेगा,
और अगर प्राइस वॉर होएगी तो फिर लोग अपने प्राइस घटाना शुरू करेंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सर एक तो पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम लॉस में चले जाएंगे सर। ठीक है, तो प्राइस वॉर इसलिए सब लोग अवॉइड करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी हेल्प्स इन प्लान्ड एंड रेगुलर प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। अगर प्राइस स्टेबल है तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं। फिर अगला पॉइंट कहता है मार्केट शेयर। देखिए मार्केट में टोटल जो सेल होती है उसमें हर फर्म का कुछ ना कुछ शेयर होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है मार्केट शेयर इज़ वेरी मीनिंगफुल मार्क फॉर मेजरिंग द मार्केट पोजीशन। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में कितना शेयर ले रखा है अपनी सेल्स का। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है मार्केट में कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं है। देयरफॉर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग मार्केट शेयर इज़ मोर वर्थवाइल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मार्केट में जो है अपना शेयर बढ़ाएंगे, यानी जितना कैप्चर आप कर पाएंगे मार्केट को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप यानी ग्रो कर रहे हैं, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रो कर रही है। दिस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज़ फॉलोड बाय ऑपरेटिंग इन एन एक्सपेंडिंग मार्केट। अगर मार्केट एक्सपेंड कर रही है तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉलो किया जा सकता है। फिर आगे कहता है मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। या तो कंपटीशन से लड़ेंगे या तो प्रिवेंट करेंगे, उससे बचेंगे। इन अ मार्केट कैरेक्टराइज बाय कट थ्रोट कंपटीशन, जहाँ पे गला काट कंपटीशन चल रहा है। फर्म्स आर ऑफन टेक प्राइसिंग डिसीजंस टू मीट। या तो फर्म डिसीजन लेगी कि हम कंपटीशन करेंगे या तो प्रिवेंटिव करेंगे। एन एस्टैब्लिश्ड फर्म कट इट्स प्राइस ड्रास्टिकली। अगर बहुत टाइम से एक फर्म काम कर रही है तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो अपने प्राइस को ड्रास्टिकली भी काट देगी ना, उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नई एंट्री हुई भी है उसके लिए ये पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हाल में कि वो इतने ज़्यादा प्राइस अपने कम कर दे प्रोडक्ट के। टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मार्केट। ठीक है, ये फॉलो किया जाता है इन रियलिटी। ठीक है, कोई नई फर्म एंट्री लेने जा रही थी, हमने उतने प्राइस गिरा दिए कि वो आने से पहले ही मार्केट से बाहर हो गई, मार्केट में तो एंटर ही नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये काम किया जाता है। समटाइम्स अ कंपनी एडॉप्ट्स बिलो प्राइसिंग टू फाइट कंपटीशन। ठीक है, यानी कभी कभी क्या करते हैं कॉस्ट हम ज़्यादा इंकर करते हैं लेकिन हमारी प्राइस उससे कम होती है ताकि हम कंपटीशन को झेल सकें। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्म्स परसुइंग दिस ऑब्जेक्टिव ट्राई टू अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या होता है ऑब्जेक्टिव कि हम जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के चले जाएं। ड्यू टू हाई प्रॉफिट्स न्यू एंटरप्रेन्योर विल बी अट्रैक्टेड टू द इंडस्ट्री एंड प्राइसेस विल कम डाउन इन द लॉन्ग रन। कहना क्या चाह रहा है सर? सर होता क्या है कि डिमांड और सप्लाई आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, आई होप सो। तो अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर आप एंटर होते हैं और वहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये चीज़ देखती हैं। अब जब वो ये चीज़ देखती हैं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो वो भी एंटर हो जाती हैं उस मार्केट में। ठीक है, तो क्यों प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था सर? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, वहाँ पे सप्लाई इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एंटर होना शुरू होती हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस अट्रैक्ट होती हैं उस मार्केट की तरफ और उसमें एंटर होना शुरू होती हैं, और जैसे जैसे वो एंटर होती हैं उसी तरीके से वहाँ पे सप्लाई बढ़ती चली जाती है। और सर कानूनी यही है सप्लाई का कि जैसे सप्लाई बढ़ेगी उसके प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस अपने आप नीचे गिरना शुरू होंगे। अब जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो प्रोडक्ट के प्राइस गिरना शुरू होते हैं, क्योंकि डिमांड तो सर है ही नहीं इतनी। डिमांड जितनी थी वो उतनी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इस केस में क्या होगा सर? प्राइसेस गिरना शुरू होंगे और जो प्रॉफिट हो रहा था अब वो ख़त्म होना शुरू होगा।
अब जैसे प्रॉफिट ख़त्म होना शुरू होगा तो लोग इंडस्ट्री को छोड़ना शुरू कर देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। ये कानून होता है एक लॉन्ग रन के अंदर जो फॉलो होता है। तो सर आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं और अगले चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग द टॉपिक, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेके आ सकें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।